हेलो क्लास 12th। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक को, जो कि है मेंडेलियन डिसऑर्डर। सो प्रीवियस हम इसके बारे में बता चुके हैं आपको कि जो जेनेटिक डिसऑर्डर हैं उन्हें ब्रॉडली दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। एक है मेंडेलियन डिसऑर्डर और दूसरा है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। ठीक है, तो अभी हम जो पढ़ने वाले हैं वो में है मेंडेलियन डिसऑर्डर। मेनली मेंडेलियन डिसऑर्डर जो होता है वो बाय द अल्टरनेशन ऑफ म्यूटेशन ऑफ सिंगल जीन। इसके प्रीवियस हमने म्यूटेशन को भी कवर किया है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो हमारा डीएनए होता है जिसमें क्या होते हैं, जीन्स होते हैं, तो बिकॉज ऑफ सम रीज़न जो डीएनए है उसमें चेंज हो जाता है, उसमें अल्ट्रेशन हो जाते हैं। या तो जो उसमें नाइट्रोजन बेसिस लगे होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटिन, थाइमिन, साइटोसिन, उसमें कोई प्रॉब्लम हो जाए, या फिर एक प्रॉपर सेगमेंट डीएनए का अगर अलग हो जाए, या फिर कुछ एक्स्ट्रा सेगमेंट्स आके अटैच हो जाए, तो जिनकी वजह से जो कोडिंग होती है या जो जीन्स बनते हैं हमारे डीएनए में उनमें चेंज में आ जाता है, एंड जिनकी वजह से म्यूटेशन होता है, एंड जिन सेल्स में हो रहा है या जिनके थ्रू हो रहा है उन्हें म्यूटाजेंस बोलते हैं। तो म्यूटाजेंस या म्यूटेशन की वजह से न्यू टाइप ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, एंड मेनली बहुत सारे डिसऑर्डर भी हमें उसकी तरफ से देखने को मिलते हैं। सो ये मैं पहले आपको बता चुकी हूँ अबाउट द म्यूटेशन। तो यहाँ पर भी जो हम मेंटल डिसऑर्डर पढ़ रहे हैं ये ट्रांसमिट होता है ऑफरिंग से, मतलब पेरेंट्स से उनके ऑफरिंग्स में क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है। यानी कि एक जनरेशन बाय, जैसे ये एक जनरेशन है, ये मेल एंड ये फीमेल, देन उनसे उनके नेक्स्ट जनरेशन को होगा, देन आफ्टर मैरिज उनसे होने वाले उनके बेबी को, देन आफ्टर मैरिज उनसे होने वाले बेबी को। तो इस तरीके से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन ट्रांसमिट होता रहता है। ओके, इस वजह से हम किस तरीके से इन चीज़ों को समझें कि वो कैसे किससे ट्रांसमिट हो रहा है, या फैमिली में किसी पर्टिकुलर। तो इसके लिए मैंने बताया था कि अबाउट देयर इज़ अ पैटर्न है जिसमें के थ्रू एक फैमिली में होने वाले डिसऑर्डर को हम ट्रेस कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं, दैट इज़ पेडिग्री एनालिसिस। सो पेडिग्री एनालिसिस की वजह से कुछ डिसऑर्डर है जिनको हम यहाँ पर देख सकते हैं। सो मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर जो कि मेंटल डिसऑर्डर के अंदर आता है वो यहाँ पे एग्जांपल्स दिए गए हैं, दैट इज़ हीमोफीलिया। हीमोफीलिया में एक्चुअली बॉडी पे कहीं पर भी कट लग जाए या कुछ भी हो तो उससे ब्लड बहने लगता है, एंड ब्लड इतना ज़्यादा बह जाता है कि इंसान की उसमें मौत भी हो सकती है। ऑल्सो सम सिस्टिक फाइब्रस, सिकल सेल अनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस में उन्हें जो कलर्स है रेड एंड ग्रीन, उनके बीच में जो हमारी आई साइड है वो प्रॉपर डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाती है। ओके, फेनाइलकेटोन्यूरिया, थैलेसेमिया, दिस आर द डिजीज़। और भी बहुत सारी डिजीज़ होती हैं जो कि बाय द म्यूटेशन या बाय द मेंटलिज्म डिसऑर्डर की वजह से या क्रोमोसोमल डिसऑर्डर की वजह से ट्रांसमिट होती हैं। सो आज हमें यहाँ पर मेंटलिज्म डिसऑर्डर के बारे में पढ़ना है। सो ये बता देना, मेंशन करना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे कि जो मेंटल डिसऑर्डर होता है वो दो तरह की चीज़ें वहाँ पे, बिकॉज हमने अभी तक जो भी गैमेट्स वगैरह पढ़े उसमें दो तरीके के गैमेट्स होते हैं, है ना। दो पेयर होते हैं, एलाइल्स पेयर होते हैं, उनमें दो तरह के गैमेट्स होते हैं जिनमें से एक डोमिनेंट होता है, दूसरा रिसेसिव होता है। तो यहाँ पर भी वो सारी चीज़ें हैं, बिकॉज जो डिसीजेज़ हैं वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक जीन्स के थ्रू जाती हैं, एंड जीन्स में जो एलाइल पेयर्स होते हैं उन पेयर्स में एक डोमिनेंट होगा, एक रिसेसिव होगा। जो डोमिनेंट होगा वो फीचर हमें वहाँ पे दिखाई देगा, और अगर रिसेसिव फीचर है तो वो हमें जो मतलब उस रीज़न की वजह से जो भी डिसऑर्डर या कोई जो भी रिएक्शन दिखना चाहिए था वो वहाँ पे नहीं दिखाई देगा। तो यहाँ पर भी दो तरह की कैटेगरीज हैं जिसमें एक में वो डोमिनेंट और दूसरे में रिसेसिव फॉर्म में दिखाई देता है। अब हम यहाँ पर जो पेडिग्री एनालिसिस है उसके थ्रू हम ये देख सकते हैं कि कब जो भी फीचर है या ट्रेट्स है वो डोमिनेंट है या फिर कब सिमिलर है, रिसेसिव है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ अ पेडिग्री एनालिसिस। सिमिलरली बहुत से ऐसे भी केसेस हैं या बहुत सारे ऐसे भी एग्जांपल्स देखे गए हैं जिसमें जो डिजीज़ेस ट्रांसमिट हो रही हैं वो सेक्स क्रोमोसोम की वजह से ट्रांसमिट होती हैं। यानी कि मैंने आपको पहले बताया था कि मेल में क्या होता है एक्स एंड वाई, फीमेल में एक्स और एक्स। सो फीमेल ने एक्स एक्स और मेल में एक्स वाई को छोड़कर बाकी जितने भी क्रोमोसोम्स होते हैं उन सबको हम क्या बोलते हैं, ऑटोसोम्स बोलते हैं, राइट। उन सबको हम क्या बोलते हैं, ऑटोसोम्स। सो अगर इनके अलावा, मतलब इन चार के अलावा किसी और रीजन्स की वजह से
डिसऑर्डर हो रहे हैं तो वो क्या कहलाते हैं, ऑटोसोमल डिसऑर्डर। बट कभी कभी इन जीन्स में भी जो कि सेक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है मेल और फीमेल के लिए, उनमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम म्यूटेशंस हो जाते हैं जिनकी वजह से हमें सेक्स रिलेटेड या सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड भी कुछ डिजीज़ेस देखने को मिलती हैं, जिसमें एक एग्जांपल है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया एक्चुअली ये क्या है, एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर है। एक्स लिंक मतलब जैसे कि मेल में क्या होते हैं एक्स एंड वाई, फीमेल में क्या होते हैं एक्स और एक्स। सो जो एक्स क्रोमोसोम है, इस एक्स क्रोमोसोम में डिसऑर्डर होने की वजह से ये क्या होता है, आगे की तरफ पहुंचता है। एंड अगर आप एक ऐसी लेडी है आपके पास जिसमें एक्स एक्स क्रोमोसोम में है, जिसमें से एक क्या है डोमिनेंट है एंड इसमें क्या है हीमोफीलिया का कैरेक्टर है, बट यहाँ पर जो ये दूसरा कैरेक्टर है, मतलब मेरे कहने डोमिनेंट नहीं था, मतलब मैं ये कह रही थी कि अगर किसी एक में वो डिजीज़ है, सो फीमेल के केस में क्या होता है बेटा कि जो फीमेल के केस में दूसरा एक्स होता है वो इस वाले पे डोमिनेंट हो जाता है, जिसकी वजह से जो फीमेल्स होती हैं मेनली वो कैरियर्स होती हैं। कैरियर्स इन द सेंस, कैरियर्स क्या होते हैं, कैरियर्स वो लोग होते हैं जिनमें उन पर्टिकुलर डिजीज़ के ट्रेट्स तो मौजूद होते हैं, बट वो कैसे होते हैं, रिसेसिव फॉर्म में होते हैं। यानी कि जैसे मैंने अभी आपके सामने 2 एक्स बनाए, जिसमें से एक पे क्या है डिजीज़ है, बट ये जो दूसरा वाला है वो इसके ऊपर क्या है डोमिनेंट है। एंड डोमिनेंट होने की वजह से यहाँ पर हीमोफीलिया का कैरेक्टर तो ज़रूर हमें दिखाई दे रहा है, बट वो कैसा है, रिसेसिव है। यानी कि जिस पर्टिकुलर लेडी के अंदर ये डिजीज़ है उसको उससे कोई अफेक्टेड नहीं होगी उसकी बॉडी इस डिजीज़ से, बट वो क्या है, वो एक कैरियर है, वो नेक्स्ट प्रोजनी जो उसकी होगी उसमें उस डिज़ीज़ को ट्रांसमिट कर सकती है। जैसे अगर मैं आपको यहाँ पर एक बनाकर दिखाऊं, सो अगर हम यहाँ पर बनाकर देखें, चलिए यहाँ पर बनाकर देखते हैं, जिसमें एक एक्स 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 और वाई, जिसमें से जो जो फीमेल है इसकी बॉडी में क्या है, मैंने क्या बोला एस लिंक्ड डिसऑर्डर है। सो ये एक्स जो यहाँ पर है इसके एक डिजीज़, एक एक्स पर क्या है डिसऑर्डर मैंने यहाँ पर दिखाया जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होने वाली डिजीज़ है। सो अब ये एक्स इस एक्स के साथ क्रॉस करेगा तो यहाँ पर क्या बनेगा एक्स एक्स, और अगर ये वाला एक्स भी ट्रांसमिट हो रहा है तो आपको डिजीज़ ट्रांसमिट हो रही है। अगर ये वाला एक्स इस वाई के साथ मिलेगा तो ये एक्स ये वाई और इस पे एक डिजीज़ ट्रांसमिटेड है। अगर ये वाला एक्स इस एक्स से मिलता है तो नो प्रॉब्लम, नॉर्मल प्रोजनी, और ये एक्स इस एक्स से मिलेगा तो यहाँ पर भी नॉर्मल प्रोजनी है। सो बिकॉज एक एक्स क्रोमोसोम पर डिसीजेस हैं जिसकी वजह से सेक्स के थ्रू ट्रांसमिट होने वाली डिजीज़ की वजह से यहाँ पर जब गैमेट्स ट्रांसमिट होंगे सो उनमें 50% जो चिल्ड्रंस होंगे, यानी कि 50% बॉयज़ और 50% गर्ल्स में ऐसी प्रोबेबिलिटी होगी कि वो इन डिजीज़ों से क्या हो सकते हैं, इन डिजीज़ से क्या हो सकते हैं, अफेक्टेड हो सकते हैं। अब आपने यहाँ पर देखा कि 2 तरह की चीज़ें बनी था, पहले तो एक गर्ल ऐसे बनी थी और दूसरा एक बॉयज़ ऐसे बना हुआ था। जैसे मैंने आपको बोला कि अगर जो गर्ल है अगर उसके पास ये डिजीज़ आ भी जाएगी, सो बिकॉज़ अभी जैसे उसके मदर में था कि ये जो एक्स है जिस पे कि कोई डिजीज़ नहीं है वो इस वाले पे डोमिनेंट हो जाएगा और वो गर्ल चाइल्ड क्या बन जाएगी, एक कैरियर बन जाएगी। मगर अगर बॉयज़ में बात की जाए तो ये वाई क्रोमोसोम है वो रिसेसिव फॉर्म में होता है एंड इट्स ऑल्सो अ रिसेसिव फॉर्म। सो जिसकी वजह से वहाँ पर कोई डोमिनेंट फीचर नहीं आया, जिसकी वजह से हीमोफीलिया का भी कैरेक्टर वहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से जब हमें यहाँ पर डिजीज़ कैरियर्स होती है तो ये जो ह्यूमन है या फिर जो मैन है इसके अंदर हीमोफीलिया के कैरेक्टर्स होंगे, ठीक है। एंड वही जो गर्ल्स होती हैं उनमें मोस्टली वो कैरियर के फॉर्म्स में होती हैं। कैरियर वो जो डिजीज़ को क्या करती हैं, ट्रांसमिट करती हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, वो केवल ट्रांसमिट कर रही हैं, वो उनकी बॉडी उनसे अफेक्टेड नहीं होती है। जैसे यहाँ पे बताया गया है कि जो एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट्स होते हैं ट्रांसमिट होते हैं फ्रॉम द कैरियर फीमेल टू मेल प्रोजनी। हमने अभी यही बात को देखी थी कि जिस तरीके से वहाँ पर जब एक डिजीज़ वाले मदर से 2 तरह की प्रोजनी बनी,
जिसमें एक डिजीज़ गर्ल भी हो सकती है और एक अफेक्टेड बॉय भी हो सकता है। वो अफेक्टेड गर्ल कैरियर ही बनेगी, क्यों? बिकॉज उसके पास एक डोमिनेंट ट्रेड्स अभी है, बट इन द केस ऑफ दिस एक्स ही डोमिनेंट फॉर्म में होता है, या फिर ये कह लें कि जो वाई है वो यहाँ पे रिसेसिव फॉर्म में है, जिसकी वजह से एक्स डैश यहाँ पर ज़्यादा दिखाई देगा, जिसकी वजह से हीमोफिलिया के कैरेक्टर हमें देखने को मिलेंगे। सो मेल जो प्रोजनी है उसमें हीमोफिलिया डिजीज़ मिलेगी, और वहाँ पे जो फीमेल्स हैं वो एज अ कैरियर हैं जो कि सिर्फ डिजीज़ को ट्रांसमिट करती हैं। ओके, ऑल्सो यहाँ पर कुछ रिप्रेजेंटेशन किया गया है बाय द पेडिग्री एनालिसिस की वजह से, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से डोमिनेंट ट्रेड है तो क्या होगा, या रिसेसिव ट्रेड्स है तो वो यहाँ पर क्या होता है इन ऑटोसोमल्स एंड सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, सो यहाँ पर दो डायग्राम्स इस तरीके से बनाए गए हैं। दोनों ही डायग्राम्स में ऑटोसोमल्स क्रोमोसोम्स की बात की गई है। ऑटोसोमल्स कैसे, बस एक बार वो डोमिनेंट फॉर्म है और एक बार रिसेसिव फॉर्म में रखे गए। सो जिस तरीके से आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये फीमेल है, इसकी प्रीवियस हमने पढ़ा था सिम्बल्स को, कि अगर सिम्बल्स यहाँ पर लिखे हैं तो वो किस तरीके से शो होते हैं। सो सर्कल का मतलब होता है फीमेल एंड एक क्यूब का मतलब होता है बॉय। तो अगर एक फीमेल जो कि क्या है किसी डिजीज़ से अफेक्टेड है, बिकॉज यहाँ पर अगर कलर उसको फिल कर दे तो वो क्या होता है किसी डिजीज़ से अफेक्टेड होना। सो फीमेल है जो कि किसी एक डिजीज़ से अफेक्टेड है, एंड वही इसके साथ उसकी मैरिज एक ऐसे पर्सन से होती है जो कि जिसमें किसी तरह का अफेक्शन नहीं है, किसी डिजीज़ से वो ग्रसित नहीं है। तो वहाँ पर जो उसकी नेक्स्ट जनरेशन बनेगी उसमें जो 50% चांसेस होंगे, किसके 50% चांसेस होंगे कि जो बॉय है वो क्या हो सकता है, अफेक्टेड हो सकता है, उसको प्रॉपर वो डिजीज़ हो सकती है, और दूसरा जो गर्ल है वो क्या हो सकती है, ऐसा कैरियर भी हो सकती है, एंड अफेक्टेड भी हो सकती है। अफेक्टेड वो कब किस केस में होंगी वो हम आगे बताएंगे। अभी फ़िलहाल से आपको ये बता रहे हैं कि यहाँ पर जो गर्ल चाइल्ड बनेगी वो अफेक्टेड भी हो सकती है या फिर वो एक कैरियर हो सकती है। और अगर वो कैरियर है या अफेक्टेड है, दोनों ही रूपों में अगर वो नेक्स्ट उसकी मैरिज किसी अनइफेक्टेड पर्सन के साथ होती है तो वहाँ पर भी जो प्रोजनी बनेगी उसमें भी चांसेस होती हैं कि वो आगे जाके डिजीज़ को ट्रांसमिट कर सके। ठीक है, तो यहाँ पर एक ऐसे डिजीज़ को बात की जिसमें वो ट्रेड्स में वो डोमिनेट। नेक्स्ट अगर हम एक रिसेसिव ट्रेड्स की बात करें तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि फादर एंड मदर दोनों में ही किसी तरह की कोई डिजीजेस नहीं है, यानी कि जो ये मेल है एंड दिस फीमेल, इन दोनों में किसी तरह की कोई भी डिसऑर्डर नहीं है, बट ड्यू टू सम रीज़न या ड्यू टू म्यूटेशन या जेनेटिक चेंज होने की वजह से जो उनकी ऑफरिंग्स हैं, यानी कि जो उनके बच्चे हैं, नेक्स्ट जनरेशन है, उनमें ये डिजीज़ ट्रांसमिट होती है, जिसमें यहाँ पर कुछ को दिखाया गया है कि दे आर टोटली डिजीज़, उनमें प्रॉपर डिजीज़ है शो की गई और कुछ यहाँ पर नहीं है। बट अगर आप थर्ड जनरेशन को देखें तो थर्ड जनरेशन जो कि ये है दिस गर्ल, एंड इस गर्ल की शादी हुई है किसी बॉय के साथ, और यहाँ पर उनके जनरेशन में आपको ये डिजीज़ दिखाई दे रही है। बट अगर आप सेकेंड वाले फिगर को ध्यान से दें तो उसमें जो ये गर्ल है इसको अफेक्टेड नहीं दिखाया गया, वो वहाँ पर तो अफेक्टेड नहीं है, बट वो नेक्स्ट जनरेशन में उसके द्वारा होने वाला जो एक नेक्स्ट जनरेशन है या बॉय है, बेबी है, उसमें वो अफेक्शन है। क्यों है? बिकॉज एट दैट टाइम जो ये गर्ल है इसमें जो भी ट्रेड्स थे वो रिसेसिव फॉर्म में थे, एंड रिसेसिव फॉर्म में होने की वजह से जो फीमेल है वो यहाँ पर किसका काम कर रही है, कैरियर का काम कर रही है, जो कि खुद तो अफेक्टेड नहीं है बाय दैट डिजीज़, बट वो उसे ट्रांसमिट कर रही है। एंड बिकॉज सेक्स नेक्स्ट जनरेशन में म्यूटेशन होने की वजह से सारों में ही सारे जो ऑफरिंग्स बने उनके उनमें कोई ना कोई डिजीज़ ट्रांसमिट हुई या कोई पर्टिकुलर डिजीज़ ट्रांसमिट हुई। कुछ में वो बहुत अच्छी तरीके से शो हो रही थी और कुछ ऐसे भी थे जिनमें वो शो बिल्कुल नहीं हो रही थी, बट येस वहाँ पर मौजूद थी इन अ रिसेसिव फॉर्म, एंड नेक्स्ट जनरेशन में वो वापस डोमिनेंट फॉर्म में दिखती है। ठीक है, सो ऐसे ही बहुत सारे केसेस होते हैं कि जहाँ पर जो फीमेल है वो कैरियर फॉर्म में है, यानी कि वो जस्ट ट्रांसमिट करने का काम करती है, और उनसे उनसे होने वाली किसी भी मेल प्रोजनी को या फिर किसी मेल चाइल्ड को वो डिजीजेस हो सकती है। तो यहाँ पर आपने जो यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं वो फर्स्ट यहाँ पर डिजीज़ दी गई है हीमोफीलिया। कुछ बुक्स में यहाँ पर बेटा और हमारे एनसीईआरटी ने जो पैटर्न बताया था उसमें भी एनसीईआरटी बुक में कलर ब्लाइंडनेस भी के बारे में बताया गया है। कलर ब्लाइंडनेस ऑल्सो एक डिजीज़ है जो कि सेक्स लिंक डिजीज़ है, जिसके थ्रू यहाँ पर भी क्या होती है कि एक जो फीमेल है वो एज अ कैरियर काम करती है, एंड जो मेल है उनमें ये डिजीज़ पहुँच जाती है। बट यहाँ पर मेरे पास वो है नहीं अभी, तो जिस वजह से मैं आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं
मैं हीमोफीलिया के बारे में बता रही हूँ, बट अगर मुझे कलर ब्लाइंडनेस का केस मिलता है तो मैं आपको ऑफ कोर्स उसके बारे में बता दूँगी। मेनली होता है उसमें ये है कि जो हमारी आइज़ में जो रॉड्स होती हैं, कोन्स होते हैं, जिनकी वजह से हम प्रॉपर चीज़ों को देख सकते हैं, सो वहाँ पर डिफेक्टेड हो जाता है, जिसकी वजह से जो 2 कलर होते हैं स्पेसिफिकली रेड एंड ग्रीन कलर, उनमें हम डिफरेंशिएशन नहीं कर पाते हैं। तो इस तरीके की जो डिजीज़ेज़ होती हैं उन्हें हम कलर ब्लाइंडनेस के अंदर रखते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं अबाउट द हीमोफीलिया। हीमोफीलिया क्या एक डिजीज़ है, एक ऐसी डिजीज़ है जो कि सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज़ है, जो कि क्या होती है, एक कैरियर मदर से ट्रांसमिट हुई, कैरियर फीमेल से ट्रांसमिट होती है टू द मेल प्रोजनी, जो कि अभी हमने प्रीवियस डिस्कस किया था कि अगर फीमेल है तो उसमें 2 एक्स क्रोमोसोम होंगे, जिसमें एक क्रोमोसोम्स क्या होगा, अफेक्टेड होगा। एंड बिकॉज एट दैट टाइम जो फीमेल है वहाँ पर एक डोमिनेंट एक्स मौजूद है, जिसकी वजह से वो डिजीज़ उस पर्सन, उस लेडी को तो बिल्कुल अफेक्ट नहीं करता, बट येस उस डिजीज़ से होने वाले जो सन है वो उन डिजीज़ को, यानी कि जो मेल प्रोजनी वहाँ से बनेगी, उनको बिल्कुल अफेक्ट करते हैं। सो इस डिजीज़ में होता क्या है, इसमें ऐसा क्या प्रॉब्लम हो जाती है। सो एक्चुअली यहाँ पर होता क्या है, जो कैसेट्स होते हैं, यानी कि जो प्रोटीन्स होती हैं, जो बनाते हैं किसमें, जो ब्लड क्लॉट होता है हमारी बॉडी में, सो ब्लड क्लॉटिंग में वो हेल्प करती हैं वो सारी सेल्स, बट बिकॉज ऑफ सम रीजंस, बिकॉज ऑफ दिस डिजीज़ जो ब्लड क्लॉटिंग है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती, जिसकी वजह से जो इंडिविजुअल इन सारी डिजीज़ से ग्रसित है या नहीं, उससे ये डिजीज़ है अफेक्टेड है वो, तो उसकी बॉडी में अगर बहुत सिंपल या बहुत छोटा सा कट भी लग जाए तो उससे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, जिसकी वजह से ब्लड कंटिन्यूसली फ्लो करता रहता है और उस पर्सन की वहाँ पर डेथ भी हो सकती है। सो ये डिजीज़ है जिसमें हमें ब्लड से हमारी डिजीज़ अफेक्टेड होती है। ऑल्सो यहाँ पर बताया गया है कि जो हेट्रोजाइगोमस फीमेल, हेट्रोजाइगोमस फील से मतलब था कि एक एक्स और दूसरा एक्स जो कि जिस पे डिजीजेस है, तो हेट्रोजाइगोमस फीमेल्स हीमोफीलिया को ट्रांसमिट करती है टू देयर सन्स। यहाँ स्पेसिफाई किया गया है कि वो उनके सन्स में ट्रांसमिट होगी, डॉटर्स में ट्रांसमिट नहीं होगी। डॉटर वहाँ पर होंगी एज अ कैरियर होंगी, जिनके अंदर वो एक्स डिजीजेस वाला होगा, तो बट वो एज अ कैरियर है, उनकी बॉडी पर कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगा, बिकॉज उनके पास एक डोमिनेंट एक्स क्रोमोसोम है जो कि हीमोफीलिया के इफेक्ट को बॉडी पे पड़ने नहीं देगा। बट अगर एक ऐसा केस है जहाँ पर जो फीमेल है वो कम्प्लीटली इस डिज़ीज़ से अफेक्ट हो सकती है, और ये एक्सट्रीमली रेयर केस है, बहुत ज़्यादा रेयर केस है जब इस तरह की पॉसिबिलिटी हो। बट वो केस क्या है, वो केस ये है कि अगर जो फीमेल है वो कैसी हो, उस पर एक डिजीज़ हो हीमोफीलिया का, और वहीं जो मेल है वो प्रॉपर डिजीज़ हो, यानी कि जो फीमेल है वो कैरियर हो वहाँ पर, और जो मेल हो वो इस हीमोफीलिया डिजीज़ से प्रॉपर तरीके से अफेक्टेड हो। सो यहाँ पर जो एक गर्ल चाइल्ड बनेगी या 50% जो गर्ल चाइल्ड्स होंगी उनमें इस तरीके का डिजीज़ ट्रांसमिट हो सकता है, जहाँ पर दोनों ही एक्स ऐसे हैं जो कि इस डिजीज़ से अफेक्टेड हैं। तो ये गर्ल चाइल्ड होगी वो प्रॉपर अफेक्टेड होगी बाय दिस डिजीज़। बट जैसे कि यहाँ पे बताया गया कि एक्सट्रीमली रेयर केस है जिसमें जो फीमेल है वो एटलीस्ट कैरियर तो हो ही, और जो फादर है वो प्रॉपर इस डिजीज़ से अफेक्टेड हो। तो ऐसा जहाँ भी केसेस होगा वहाँ पर जो गर्ल चाइल्ड है वो इस डिजीज़ से अफेक्ट हो सकती है। अदरवाइज सारे बॉयज़, यानी कि जो भी हीमोफीलिया से अफेक्टेड फीमेल से होंगे, उन सब में ये डिजीज़ेस वहाँ पर प्रॉपर इफेक्टेड फॉर्म में होंगी। एंड वहीं जो फीमेल है, यानी कि जो गर्ल चाइल्ड वाली प्रोजनी है, उसमें वो कैरियर के फॉर्म में होंगे, वो उसे अफेक्ट नहीं करते हैं। सो जो ये जो डिजीज़ेस है वो पहले कहाँ पर देखी गई, सो एक क्यून विक्टोरिया, आपको पता होगा इनके बारे में। सो क्यून विक्टोरिया की जो फैमिली है वहाँ पर इस तरीके के डिज़ीज़ या इस तरीके का एक पैटर्न देखा गया था, और एक्चुअली जो क्यून विक्टोरिया थी शी वॉज द कैरियर, वो वहाँ पर कैरियर थी जिसमें इस तरीके का कुछ सेक्स लिंक क्रोमोसोम्स वहाँ पे पाए गए थे, जो कि आगे डिजीज़ को क्या कर रहे थे, ट्रांसमिट कर रहे थे। एंड उनके थ्रू ये डिजीज़ेस उनके फैमिली में उनके जो सन थे उनको हुए, जिसकी वजह से एक इस तरीके के डिजीज़ को पता चला, जिसमें ब्लड की क्लॉटिंग नहीं हो पाती, एंड ब्लड क्लॉट ना होने की वजह से बॉडी से कहीं पर भी कोई भी छोटा सा या बड़ा सा कैसा भी चोट लग जाए, सो कंटिन्यूसली ब्लड फ्लो होता रहता है और नॉन स्टॉप ब्लीडिंग वहाँ पर होती है। सो हमने यहाँ पर पढ़ा अबाउट द हीमोफीलिया। नेक्स्ट जो डिजीज़ है दैट इज सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया क्या होता है, ये एक ऐसी तरह की डिजीज़ है जो कि ऑटोसोम्स लिंक्ड है। अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था वो सेक्स लिंक डिजीज़ थी, ये एक ऑटोसोम्स लिंक डिजीज़ है जिसमें जो ऑफरिंग्स हैं या फिर जो पेरेंट्स हैं
जो पेरेंट्स से ट्रांसमिट होती है, कौन से पेरेंट्स से, जब ये तब ट्रांसमिट होगी जब दोनों ही पेरेंट्स क्या हो, यहाँ पर कैरियर के फॉर्म में हो। जैसे कि अभी मैंने ऊपर आपको बताया था कि वहाँ पर क्या था कि सिर्फ मदर एज अ कैरियर थी, बट यहाँ पर क्या है, फादर भी होने चाहिए, यानी कि मदर और फादर दोनों में ही सिकल सेल एनीमिया है। एंड सिकल सेल एनीमिया वहाँ पर कैसे है, रिसेसिव फॉर्म में है, यानी कि दोनों ही वहाँ पर कैरियर हैं, तब उनसे होने वाली जो नेक्स्ट प्रोसेस है, जनरेशन है, वहाँ पर होगी। अगर इसे हम कुछ इस तरीके से समझे कि यहाँ पर कोई मदर एंड फादर है, जिसमें से एक एक है, क्या है वो, अलग अलग है, यानी कि एक एक्स क्रोमोसोम जो कि अफेक्टेड, यहाँ पर भी एक एक्स क्रोमोसोम पर वो अफेक्टेड है, बट अभी वो क्या है, दोनों ही वहाँ पर कैरियर है, दोनों में ही ये डिजीज़ प्रॉपर इफेक्टेड फॉर्म में नहीं है। बट अगर ये एक्स और ये एक्स साथ में आ जाए, ठीक है, तब उस टाइम जो प्रोजनी बनेगी या तब उस टाइम जो जनरेशन बनेगी, वहाँ पर क्या हो सकते हैं, इस तरह की डिजीज़ हो सकती है। बट ये एक्स एक्स से होने वाली डिजीज़ तो है नहीं। मैंने यहाँ पे आपको समझाने के लिए बताया कि इस तरीके से चीज़ें होती हैं। ये किसके थ्रू होती है, ये ऑटोसोम्स के अंदर होती हैं। सो ऑटोसोम्स तो जो होते हैं 22 दोनों में ही होते हैं, एंड वो दोनों में ही प्रोसेस होंगे। यानी कि अभी जो मैंने आपको चार्ट बना के दिखाया, जो भी आपने एक्स और वाई और एक्स देखा, तो आपको तो लगा होगा कि ऑलवेज जो गर्ल है सिर्फ उसी में पहुँचेगी ना, बिकॉज वाई बॉय में ऐसे पहुँचने का कोई वही नहीं है। बट ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए दिखाया था कि अगर ए अफेक्टेड है तो किस तरीके से अफेक्शन वहाँ पे बढ़ रहा है। अदरवाइज तो ये होती तो ऑटोसोम्स डिजीजेज है, एंड ऑटोसोम्स तो 22 पेयर्स दोनों में ट्रांसमिट होते हैं, यानी 22 पेयर दोनों में ही ट्रांसमिट होंगे, चाहे वो गर्ल हो चाहे बॉय हो। तो इस तरीके से ये दोनों पेरेंट्स अगर वहाँ पर अफेक्टेड हैं, तो ये जीन्स आगे जाके उनके ऑफरिंग्स में ट्रांसफ़र हो सकती है। इस जीन्स में होते क्या है, जीन्स में बेसिकली 2 एलील्स होते हैं, एंड ये जो 2 एलील्स है वो कौन से हैं, वो हैं यहाँ पर HBA और HBS। यानी कि जो एलील्स होते हैं HBA और HBS, इनसे 3 पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं। क्या बन सकता है, HBA HBA, ठीक है, एक पॉसिबिलिटी ये है। दूसरी HBA HBS, और तीसरी HBS और HBS। तो इस तरीके से 3 यहाँ पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर देखने को मिलती हैं, जो कि गैमेट्स या एलील्स के आपस में फ्यूज होने से मिलेंगी। जिसमें ये HBS है, दिस HBS इज़ प्रॉपर अफेक्टेड बाय द डिजीज़, एंड दिस HBA एंड HBS आर द कैरियर। जिसमें 2 HBS आपको एक साथ देखने को मिले, वो इस डिजीज़ से टोटली अफेक्टेड होंगे, एंड वही HBA HBS, उनमें ये डिजीज़ तो होगी नहीं, मतलब वो इस डिजीज़ से अफेक्टेड नहीं होंगे, बट यस दे आर द कैरियर, वो कैरियर होंगे जो कि 50% अपनी नेक्स्ट जो जनरेशन है उनमें बिकॉज ऑफ सम म्यूटेशन जो उनकी नेक्स्ट प्रोजनी है उसमें वो ट्रांसमिट कर सकते हैं। एंड ट्रांसमिट कब करेंगे, बिकॉज अगर उनसे एक HBS आ जाए और जो नेक्स्ट जनरेशन या फीमेल या मेल जो भी है उसमें भी अगर HBS आ जाए, देन क्या होगी, सिकल सेल एनीमिया हो जाएगी। सिकल सेल एनीमिया में भी होता क्या, इसमें जो हमारी RBC हमारी बॉडी में होती है, जो कि किसके रिस्पॉन्सिबल होती है, फॉर द ब्लड बेल सेल्स, रेड ब्लड बनाने के लिए हमारी। सो अगर RBC है, उनका शेप आपको जैसे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, सो डिस्क लाइक शेप होता है, पर वो शेप यहाँ पर ना होकर एक सिकल शेप सा आपको यहाँ पर देखने को मिले, तो वो क्या होती है, सिकल सेल एनीमिया होता है। मेनली इसमें होता है क्या बेटा, जो हमारी बॉडी में DNA है, DNA के अंदर क्या होते हैं, जीन्स होते हैं, जीन्स में बहुत सारे कोड्स होते हैं, नाइट्रोजन बेसिस होते हैं, जैसे कि एडेनिन होता है थायमिन के साथ, गुआनिन होता है साइटोसिन के साथ, राइट। तो ऐसे तरह बहुत सारे यहाँ पर नाइट्रोजन बेसिस होते हैं जो कि आपस में बॉन्ड के थ्रू जुड़े होते हैं। सो बिकॉज ऑफ दिस डिजीज़ या इस डिजीज़ से पहले जो हमारी RBC है उसमें होता क्या है कि कुछ इस तरीके स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाया गया है, जहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर एक नॉर्मल जीन्स है, जहाँ पर है ये जो C है वो G के साथ यानी साइटोसिन गुआनिन के साथ, एंड साइटोसिन गुआनिन के साथ है, वहीं जो एडेनिन है वो थायमिन के साथ जाके अटैच होता है। तो ये ऑलवेज ऐसा ही होता है कि एडेनिन थायमिन के साथ एंड साइटोसिन गुआनिन के साथ जाके अटैच हो, तो इस तरीके का एक कोडॉन बनता है। इस कोडॉन को ये मैसेंजर RNA अमीनो एसिड्स के पास लेकर जाता है, जो कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, AGA होना चाहिए। बट और वो AGA जाके कहाँ पे मिले, यहाँ पर इस वाले के पास ग्लूटामिक एसिड के पास जाकर वो मिले। तो जब इस तरीके का स्ट्रक्चर है या एंड ग्लूटामिक एसिड मिलने के बाद वहाँ पे क्या बनती है, एक प्रॉपर प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनता है। तो इस तरीके से एक नॉर्मल प्रोडक्शन होता है इन अ नॉर्मल बॉडी। बट अगर ऐसा हो कि हमारे अंदर कैसा आ जाए, सिकल सेल्ड
HBS टाइप ऑफ आ जाए, तो जहाँ पर आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, जिसमें अगर आप ये स्ट्रक्चर देखें तो इस स्ट्रक्चर का जस्ट उल्टा हो गया है, बिकॉज A एंड T ने अपनी जगह को चेंज कर लिया है। जो साइड के दो कोडॉन्स है वो वही है CC, एंड नीचे भी आपको दिखाई दे रहा है GG, बट ऊपर क्या हो गया, यहाँ पे T और A था, यानी थायमिन ऊपर एंड एडनिन नीचे था, यहाँ पर एडनिन ऊपर थायमिन नीचे हो गया। तो जिस वजह से आपको देख रहे हैं कि जो जीन्स हैं जो जिस तरीके से होने चाहिए वो ऐसे ना होकर उनमें चेंजमेंट हो गया, एंड इस चेंजमेंट होने की वजह से यहाँ पर भी चेंज हो जाता है। मैसेंजर RNA जिसको लेकर जा रहा है वो है एक्चुअली एडेनिन यूरेसिल एंड सॉरी एडेनिन बोला मैंने, सॉरी, ओके, जो यहाँ पर बनाए गए हैं GUG, यानी कि ग्वानिन यूरेसिल NG। होना क्या चाहिए था, ग्वानिन एंड एडेनिन एंड ग्वानिन वहाँ पर होने चाहिए थे, बट वहाँ पर ग्वानिन यूरेसिल NG ग्वानिन आ जाता है, जिसकी वजह से जो कोडॉन्स है वो प्रॉपर तरीके से चेंज हो गए। जब अगर जीन्स में ही चेंजमेंट आ गया तो कोडॉन्स में भी चेंज आ जाएगा, एंड कोडॉन वो जिस सेल्स पे उनको लगना चाहिए था, यानी कि जिस अमीनो एसिड से जाके उनको अटैच होना चाहिए था ग्लूटामिक एसिड, उससे वो ना अटैच होकर जो दूसरा एटॉमिक एसिड जैसे वेलिन है उससे जाकर वो अटैच हो जाते हैं, जिसकी वजह से एक दूसरे नया टाइप ऑफ प्रोटीन्स या अमीनो एसिड वहाँ पर बन जाते हैं, जिसकी वजह से जो सेल स्ट्रक्चर है उसमें चेंज आ जाता है, उसके शेप में हमें यहाँ पे चेंज देखने को मिलता है। ऑल्सो जो वर्क है RBC का वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा। सो जैसे मैंने आपको ये बताया कि जो वेलिन है उससे जाकर 6th पोजीशन पर जो बीटा ग्लोबिन चेन है वो वहाँ पर जाकर अटैच हो जाती है, वो जहाँ की बल्कि उसको अटैच होना चाहिए था ग्लूटामिक एसिड पे, बट वो वेलिन एसिड पर या वेलिन स्टेज पे वहाँ पर जाकर अटैच हो गई, जिसकी वजह से होता है कि इस सब्स्टिट्यूशन की वजह से जो जीन्स है उनमें भी चेंज हो जाता है ना, जैसे मैंने कि अभी आपको तो ये जो चेंज हुआ यहाँ पर ये क्यों हुआ ये भी आपको ऐसे देखने को मिल रहा होगा, बिकॉज यहाँ पर क्या हुआ, जो हमारे ग्लूटाजन्स थे या जिसकी वजह से जो जीन्स बन रहे थे वो जीन्स AGA होने चाहिए थे, बट बिकॉज ऑफ दिस रीज़न, बिकॉज ऑफ दिस डिजीज़, एंड जो हमारे जीन्स थे जो फॉर्म हो गए थे वो क्या हो गए थे GUG फॉर्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो अमीनो एसिड है वो ग्लोबिन अमीनो एसिड्स ना बनकर वहाँ पे 6th कोडॉन पर बीटा ग्लोबिन आकर इस जीन से अटैच हो जाता है। सो यहाँ पर आपने देखा कि अगर जीन्स लेवल में या नाइट्रोजन बेसिस में अगर म्यूटेशन होता है तो उसकी वजह से भी बहुत सारी डिजीज़ हमें देखने को मिलती हैं। ये जो म्यूटाजन यहाँ पर या फिर म्यूटेशन हुआ इन हीमोग्लोबिन वो पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस की वजह से एंड ऑल्सो अंडर द लो ऑक्सीजन की वजह से बहुत सारे जो RBCs हैं उनका क्या होता है, शेप बहुत चेंज हो जाता है, एंड जो बाइकॉन्वेक्स शेप है वो एक इलोंगेटेड डिस्क लाइक, यानी कि बाइकॉन्वेक्स जो शेप आपको प्रीवियस दिखाई दे रहा था उससे एक बाई इलोंगेटेड सिकल टाइप शेप स्ट्रक्चर हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं, एंड जिसकी वजह से प्रॉपर ब्लड का फॉर्मेशन नहीं हो पाता इन योर बॉडी, एंड अनीमिया यानी कि जो ब्लड की कमी है उससे जो बॉडी है या फिर जो पर्सन है वो अफेक्टेड हो जाता है। नेक्स्ट जो डिजीज़ हमें यहाँ पर डिस्कस करनी है दैट इज़ फ्लूनोटेक्टोरियोलिया डिजीज़। ये डिजीज़ एक न्यूबॉर्न कह सकते हैं, इनबॉर्न एरर, यानी कि ये रिसेंट पता चली एक डिजीज़ है जिसमें क्या होता है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो जाते हैं। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर यानी कि जो डाइजेशन से रिलेटेड डिजीज़ है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं। ऑल्सो ये डिजीज़ कैसी है, ऑटोसोमस रिसीव डिसीज़ है, यानी ऑटोसोम्स के थ्रू ट्रांसमिट होने वाली डिसीज़ है। इस डिजीज़ में होता है क्या है कि वो एंजाइम्स जिनके थ्रू अमीनो एसिड में भी जो भी मेनली कौन सा होता है फिनाइलिन कन्वर्ट हो जाता है इनटू द ट्रायोसिन। जो अमीनो एसिड है वो फिनाइलिन अमीनो एसिड कन्वर्ट हो जाता है इनटू द ट्रायोसिन, जिसकी वजह से जो एक्यूमुलेशन है यानी कि जो प्रॉपर कन्वर्जन होता है किसका, फ्लैमिक एसिड्स का, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो बाय दिस डिसीज़ जो अमीनो एसिड है फिनाइलिन एसिड वो कन्वर्ट हो जाता है इन ट्रायोसिन एसिड, जिसकी वजह से ये जो अमीनो एसिड है वो कम्प्लीटली एक्यूम जाता है, ख़त्म हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, और हमें क्या बन जाता है, यहाँ बनता है फिनाइल पैरविक एसिड और उसके कुछ डेरिवेटिव्स वहाँ पे बनते हैं, जिसकी वजह से जो प्रोटीन्स फॉर्म होना चाहिए था वो प्रोटीन कम्प्लीटली फॉर्म नहीं हो पाता, एंड वो किसी दूसरे प्रोटीन में यानी कि ट्रायोसोम में वहाँ कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे डिसऑर्डर भी देखने को मिलते हैं। मेनली एक डिसऑर्डर यहाँ पे देखने को मिला है जिसका एक
जिसका एक वे है जो कि हम रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें देख सकते हैं, वो है मेंटल रिटार्डेशन। मतलब जो सिंबल्स है, रीजंस हैं या इसका अफेक्ट जो आपको देखने को मिलेगा आफ्टर दिस डिजीज़, वो क्या होता है, मेंटल रिटार्डेशन। यानी कि जो मेंटली इंसान चीज़ों को सोचने समझने की उसे प्रॉपर सब चीज़ें वहाँ पर उसे समझ में नहीं आती, वो चीज़ों को एनालिसिस समझ नहीं पाता है। सो और ऑल्सो यहाँ पर एक और रीज़न बताया गया है कि जो किडनी है वो किडनी प्रॉपर नहीं वर्क नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से जो यूरिन का एक्सट्रैक्शन है, यानी यूरिन को जो बॉडी से बाहर जाना होता है, वो भी प्रॉपर तरीके से अफेक्टेड हो जाता है और प्रॉपर तरीके से यूरिन पास की प्रोसेस नहीं हो पाती। सो बहुत सारे यहाँ पर डिफेक्टेड हो जाते हैं, जैसे कि मेंटली रिटार्ड हो रहा है, यानी मेंटली किसी चीज़ को करने के अनेबल हो जाना, मेंटली अब नॉर्मल हो जाना इन शॉर्ट। और वहीं जो हमारी दूसरी डिजीज़ यानी बहुत एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन किडनी, उसमें भी चीज़ों में प्रॉब्लम हो जाती है। दिट्स ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट डिजीज़ जो कि एक ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट्स है। ओके।